उसके बाद में धीरे धीरे करते करते मैं फिर जेई की तरफ बढ़ा और फिर आज ये जेई में ऐसा परफॉर्म करता है। पढ़ते हैं तो अपने को लगता है कि ये तो मेरा देखा हुआ टाइप का ऐसा क्वेश्चन है और अपन उसको पूरा नहीं पढ़ते, तो कई बार उस चक्करों में गलत हो जाता है। मेन चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि जो मिस्टेक्स आप कर चुके हैं वो आप रिपीट ना करें। बहुत देर पढ़ते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपन बस पढ़ रहे हैं लेकिन माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा है। इतने मॉक टेस्ट के बाद मतलब मेन पेपर पे जब आप देने जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आज मेन पेपर है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि ये है, तो मतलब वही आदत सी हो जाती है टेस्ट की। प्रिपरेशन के दौरान तो बचने के लिए बेटर यही है कि आप मोबाइल ना रखें पास में। पेपर 1 जब हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये पेपर 1 तो अच्छा हो गया है। पेपर 2 में लेकिन सारे टॉपिक कवर करना ज़रूरी है क्योंकि जेईई एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। हेलन तो हमेशा याद ही रहेगा क्योंकि जो भी मैं बना हूँ, जो भी मेरे रैंक आई है वो सब कुछ हेलन की वजह से ही है, तो ऑफ कोर्स हेलन को तो मैं नहीं भूल सकता। सच कहा है किसी ने, मेहनत की राह पर चलो तो मंजिल खुद पास आएगी, हौसला रखो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जी हाँ, इन्हीं मुश्किलों को आसान करते हुए जेईई एडवांस 2026 में एलन स्टूडेंट जतिन चाहर ने टॉप किया है। फिलहाल जतिन हमारे साथ मौजूद है। चलिए जतिन से बात करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जतिन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। और बहुत बहुत बधाई आपको जो इतना बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया है। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है और वो क्या मोमेंट था जब पहली बार आपको पता चला कि आपने इतनी शानदार अचीवमेंट हासिल किया है? मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी लोग काफ़ी खुश हुए कि इतनी अच्छी रैंक आई है, मतलब जितनी मेहनत की थी वो सफल हुई। ओके, आपने खुद देखा था रिजल्ट या मम्मी डैडी ने या किसी फ्रेंड ने बताया? मैंने खुद ने देखा था। ओके, तो वो मोमेंट कैसा था? आई मीन मतलब आप इंतज़ार ही कर रहे थे सुबह से या फिर कैसे? यस मैम, मैं वैसे इंतज़ार सुबह से नहीं काफ़ी दिनों से ही कर रहा था कि क्या रैंक आएगी एक्चुअली में। फिर जब रिजल्ट देखा तो पता चला कि काफ़ी अच्छी रैंक आई है, तो उसके बाद में फिर रिलेटिव्स के या आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उन्होंने आपको विश किया होगा, आए होंगे आपके पास में? यस मैम, सभी लोगों ने विश किया था। अच्छा लगा? यस मैम, काफ़ी फ्रेंड्स अच्छा वगैरह लगा। को कॉल किया कि मेरा रिजल्ट तो आ गया, मैंने तो बहुत शानदार परफॉर्म किया है, उनसे आपकी बात हुई उसके बाद में? यस मैम, बात हुई थी, फ्रेंड्स ने भी कॉल किया था कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए और विशेस के लिए, और मैंने भी कॉल किया था अपने दोस्तों को। अच्छा लगा कि चलो मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे अचीवमेंट ये मिली है, लेकिन साथ ही मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। यस मैम, अच्छा लगा कि जब सभी लोग साथ चलते कोई हैं। कोई तो ऐसा स्टूडेंट है जो आपको लग रहा हो कि सेम मेरी तरह वो भी सेम कॉलेज में जाएगा और ऐसा? ऐसा मेरे सेंटर पे तो अभी कोई नहीं है, लेकिन वैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ ही मतलब जाने वाले हैं। ओके, अच्छा आपके बारे में, अगर आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहें, कौन कौन है आपकी फैमिली में, आपके फादर क्या करते हैं और कब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आईआईटीएन बनना है? मेरे फैमिली में जैसे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे दादा दादी, और ऐसे पापा जो हैं वो बीएसएफ में है, और मैंने क्लास 7th में एलन ज्वाइन किया था, तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जेई में आगे कुछ करना है, और पहले ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन की, उनके लिए उनके कैंप्स तक मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद में फिर 11th में आके प्रॉपरली जेई की तैयारी चालू कर दी। अच्छा, क्लास 7th में जैसा आपने कहा कि आपने डिसाइड कर लिया था, खुद डिसाइड किया या फिर आपको लगा कि कोई मेरा आइकन है या कोई भैया है, कोई सर है जिनको देख के आप बहुत इंस्पायर हुए हो और आपको लगा कि मुझे इन जैसा बनना है? हाँ, मेरे एक कज़न थे जो कि आईआईटी रुड़की से पास आउट थे, तो उनको मैं हमेशा से देखता आया था, तो बस वही सोचा कि मुझे भी इंजीनियरिंग में ही जाना है, इसलिए मैंने आईआईटी को ही चुना। ओके, आप कहाँ से हैं जतिन? मैं झुंझुनू से हूँ। ओके, और अभी आप कोटा में रह रहे थे या आपने सीकर झुंझुनू नहीं, से रह के स्टडी किया? मैंने सीकर से ही पढ़ाई की है। तो कोटा नहीं आया आपको भी? कोटा मैं 2 बार पहले आया था टैलेंटेक्स के लिए, टैलेंटेक्स के सेलिब्रेशन में क्लास 9th और क्लास 10th में। ओके, तो आपने एलन क्यों चूज़ किया? कब आपको ऐसा लगा, कहाँ से आपको पता चला, या आपके कोई सीनियर पास आउट थे, या आपको लगा कि नहीं मैंने बहुत सारे ऐड देखे हैं या मुझे सोशल मीडिया से पता चला है, या फिर रिजल्ट इतने अच्छे थे एलन के कि आपको लगा कि मुझे स्टडी करनी चाहिए तो एलन के साथ ही करनी? हाँ, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, मतलब उनको देख के ऐसा लगा कि मुझे भी यहीं से पढ़ना चाहिए, और अगर और लोग कर सकते हैं, सभी फैकल्टीज़ अच्छी अवेलेबल हैं, तो मैं भी फिर वहाँ से परफॉर्म कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एलन सीकर को चुना। ओके, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे सोते थे और उसके अलावा क्या करना पसंद है आपको?
डेली रूटीन जैसे अगर स्टडी आवर्स की बात करें तो क्लासेस के दौरान तो 7 से 8 घंटे का रहता था, और जब क्लासेस ऑफ हो गई थी तब 12 घंटे के लगभग स्टडी आवर्स रहते थे। और जैसे क्लासेस के समय मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, तो सुबह लगभग 6 बजे से उठ के 7 बजे से क्लासेस होती थी, तो क्लासेस के लिए रेडी होता था। उसके बाद में 1:30 बजे तक क्लासेस अटेंड करके घर आके थोड़ा सो के आराम करके उसके बाद में फिर से पढ़ने बैठता था, अपना होमवर्क कंप्लीट करता था, अपने नोट्स जो पढ़ाए हैं केमिस्ट्री वगैरह में वो रिवाइज करता था, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे अटेम्प्ट करना है तो वो मैं अटेम्प्ट करता था। उसके बाद में फिर मैं अगले दिन के लिए कि अगले दिन मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या रिवाइज करना है, वो नोट डाउन करता था, और फिर ऐसे फिर मैं सो जाता था। बिल्कुल जतिन, इतना टफेस्ट एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, ठीक है, और इस दरमियान कह सकते हैं कि स्कूलिंग भी आपकी रही होगी, तो स्कूलिंग, सेल्फ स्टडी और इस दरमियान डाउट भी बहुत सारे आए होंगे, तो सारी चीज़ें आपने कैसे मैनेज की और कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे? स्कूलिंग का तो मेनली क्या था कि बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही कवर करता था, जैसे इंग्लिश वगैरह, एसएसटी वगैरह, ये सब मैं खुद ही ज़्यादा कवर करता था, क्योंकि मेनली ध्यान कोचिंग की तरफ ही था। और अच्छा, ऐसा होता है कि कोचिंग जब हम करते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक या कुछ चैप्टर जो है वो इतने सिमिलर होते हैं कि हमें स्कूलिंग की तरफ इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ होता है कि पढ़ने के टाइम हमें लगता है? बिल्कुल, टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही होते हैं, बस थोड़ा डीप लेवल में होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करते हैं, तो स्कूल वाली चीज़ें ऑलरेडी उसमें कवर हो जाती हैं, तो ऐसा स्कूल के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरी नहीं होती। ओके, आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे जेईई एडवांस की? मैं वैसे तो मैंने 7th में ज्वाइन किया था एलन, लेकिन प्योरली जेईई की तैयारी 11 से चालू की थी, उससे पहले थोड़ा ओलंपियाड्स वगैरह और उन सब चीज़ों में ध्यान था। जैसे आपने टैलेंट टेक्स का भी जिक्र किया, ओलंपियाड्स के बारे में भी आपने बताया, आपको लगता है एलन की ओर से जो ऐसे एग्ज़ाम कराए जाते हैं इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और एक माइंडसेट क्लियर होता है एग्ज़ाम देने के बाद में कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो वीक है या कौन कौन से मेरे बेस्ट हैं जिनमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो हाँ कितने मैम, हेल्पफुल है? बिल्कुल वो काफ़ी हेल्पफुल है। उससे बच्चों को पता चलता है कि कहाँ वो लैग कर रहा है, कहाँ और लोग उससे आगे हैं, तो कैसे वो अपनी चीज़ों को बेटर कर सकता है अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते के। और जैसे टैलेंट टेक्स में क्या है, स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि अगले साल भी मुझे स्कॉलरशिप लानी है इतनी, और ऐसे करके। आपको लगता है जतिन, कंप्लीट करिए। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, मतलब और ओलंपियाड्स वगैरह से कहीं ना कहीं नॉलेज ही बढ़ता है, मतलब कि आप बिल्कुल। yes, ma'am। आपको लगता है, जैसा आपने कहा कि 7th क्लास से आप स्टडी कर रहे हैं एलन के साथ में, तो ये जो अचीवमेंट आपको मिली है, आपने इतनी मेहनत करी है, इसके पीछे क्या लगता है आपको कि अगर आप और लेट आते एलन में तो शायद इस पर कुछ असर पड़ता, या आपको लगता है कि नहीं, जिस टाइम पे भी मैं आया वो बेस्ट टाइम था, और अगर ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं 7th स्टैंडर्ड से आया तो मैं और भी अच्छे से गेन कर पाया चीज़ें? हाँ मैम, बिल्कुल वो बेस्ट टाइम था, मतलब कि मैं अगर उससे लेट आता तो शायद ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसी टाइम से फिर मेरी प्रॉपर चीज़ें चालू हुई। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते मैं फिर जेईई की तरफ बढ़ा, और फिर आज ये जेईई में ऐसा परफॉर्म कर रहा है। ओके, कौन कौन से ओलंपियाड्स आपने दिए जो आपको याद हो और आपने बेस्ट किया हो? मैंने 9th क्लास में मैं जूनियर साइंस ओलंपियाड की तैयारी करता था, मैं उसके ओसीएससी कैंप तक गया था। उसके बाद 10th क्लास में मैं अर्थ साइंस ओलंपियाड का कैंप मैंने अटेंड किया था। उसके बाद मैं अगले साल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के कैंप के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, बट अटेंड नहीं कर पाया था। और इस साल क्लास 12th में मैं ICHO जो मतलब उसका ओसीएससी के लिए सेलेक्ट हुआ था। इस साल में मैं किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन मैं इन 4 ओलंपियाड्स के कैंप में सेलेक्ट हुआ। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है जतिन कि वाकई आप पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको करनी चाहिए जिससे माइंडसेट क्लियर होता है? यस मैम, वो काफ़ी ज़रूरी है, उससे जो है माइंड एकदम रिफ्रेश रहता है। आप सारे दिन पढ़ाई करते हैं तो भी जो है फिर स्टडी आवर्स तो होते हैं, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो थोड़ा बीच में मनोरंजन भी ज़रूरी है। थोड़ी देर कुछ आपका कोई फेवरेट शो है वो आपने देख लिया, कुछ गेम्स आपने खेल लिए, तो उससे काफ़ी रिफ्रेशमेंट आता है। ओके, तो आपने गेम और शो के बारे में हम बात की है, तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है, क्या चीज़ आपको पसंद है? फेवरेट, जैसे मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बैडमिंटन खेल लेता हूँ दोस्तों के साथ, इस हिसाब से। और अगर वैसे शो की बात करें तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए तारक मेहता देख लिया, और इस टाइप से। ठीक है। ओके, आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब ये आपने गेम्स के बारे में बताया, इसके अलावा पढ़ाई आप करते ही हैं, उसके अलावा क्या कुछ करना आपको पसंद है जब कभी भी आपको टाइम मिलता है? उसके अलावा मुझे थोड़ा मतलब
ये या फिर ये कि टाइम ही नहीं मिला? अभी तो थोड़े दिनों से टाइम नहीं मिला क्योंकि जे एडवांस की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब क्या पसंद है? फिर भी मैं थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया बैडमिंटन और फुटबॉल मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं उसके लिए मतलब वो मेरी हॉबी है काइंड ऑफ, कि मैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ या फिर मतलब वो। ओके, तो लास्ट टाइम कब खेला आपने? लास्ट टाइम ऐसे तो कोचिंग में भी फन फेस्ट में खेल लेते थे, और ऐसे कभी घर पे भी कोई आ गया तो तब खेल लिया। बाकी ऐसे अभी काफ़ी दिनों से नहीं खेला था 12th क्लास में आने के बाद में। तो फाइनली आपके एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया, तो रिजल्ट आने के बाद में कह सकते हैं कितना मतलब इंतजार ही रहता है कि कौन सा कॉलेज हमें मिल रहा है, और उसके बाद में उसकी तैयारी या पैकिंग शुरू हो जाती है। तो इतने दिन जो आप फ्री रहे, इस दरमियान क्या किया आपने? इस दौरान मैंने थोड़ा बहुत ऐसे कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह सीखने की कोशिश की, और यही थोड़ा बहुत एंजॉय किया। मतलब काफ़ी दिनों से एंजॉय नहीं हो पाया था पढ़ाई के चक्करों में, तो कुछ ऐसा वेब सीरीज़ मूवीज़ ये सब थोड़ी देखी। और हाँ, दोस्तों से बात की, उनसे मिले? होता है ना, 2 साल बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी है, टाइम नहीं मिला। हाँ, मैं कुछ दोस्तों के घर गया था, उनसे मिला भी, उनके पास रहा भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वही मिलना नहीं हो पाया था। क्लासेस के दौरान ही मिलते थे, तब फिर पढ़ाई की बातें, तो इसलिए फाइनली कह सकते हैं 2 साल के बाद पढ़ाई से हट के भी दोस्तों से बात करी, मौज मस्ती करी, घूमे फिरे, उनके घर भी गए, उन्हें भी अच्छा लगा होगा, उनकी मम्मी ने भी आपसे काफ़ी अच्छे से बात की होगी कि चलो दोनों ने अच्छे से पढ़ाई करी है और इतने दिन बाद अब मुलाकात हो रही है। अच्छा जतिन, इन 2 सालों में आपने नो डाउट बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस भी की होगी, तो इन 2 सालों में बहुत बार अप एंड डाउन्स आए हुए होंगे, बहुत बार आपको लगा होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये भी कि कोई एक क्वेश्चन है जिसको लेके आप बहुत स्टक हो गए कि इतनी बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो उस दरमियान कैसे खुद को संभाला आपने? कैसा मोमेंट था वो? हाँ, ऐसे अप डाउन्स काफ़ी आए थे। मतलब मेनली जब सितंबर में हमारे प्री स्कोर चालू होने वाले थे, उस टाइम मुझे थोड़े मतलब टाइफाइड हो गया था, पीलिया हो गया था, तो जिस कारण मेरी काफ़ी दिन पढ़ाई डिस्टर्ब रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी कुछ अपना मतलब खो दिया टाइप ऑफ। मैं शुरू के 2 प्री स्कोर्स में नहीं दे पाया था, लेकिन फिर मैंने फिर से जब मैं अच्छे से ठीक हो गया उसके बाद पढ़ाई चालू की और फिर से अपनी चीज़ें गेन की। और कभी ऐसा लगा 2 सालों में कि नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। मतलब ऐसा कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम भी आते थे तो फिर वो टीचर्स और फैमिली का सपोर्ट रहता था कि कोई बात नहीं, आज खराब हो गया तो कुछ नहीं होता, फिर से अपन अगले पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा, अभी आपने सिली मिस्टेक्स के बारे में बताया कि जब मैं बीमार हो गया था तो मतलब एक होता है ना कि एक तो सिली मिस्टेक्स भी हो रही है, ऊपर से फिर बीमार भी हो गए और फिर बहुत सारी बैकलॉग हो गई क्योंकि क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तो उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हो गए हैं या घूमने चले गए हैं या कुछ भी, आप अपने घर चले गए हैं मम्मी पापा के पास में, तो अगर पीछे से क्लासेस चल रही है आप नहीं अटेंड कर पाए, तो जो बैकलॉग है उसे आप कैसे मैनेज करें और सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? बैकलॉग को तो मेनली अगर आप कहीं मतलब जैसे बीमार हो जाते हैं तो भी घर पे एक बार जो अपने दोस्त से मंगवा के कि आज क्या पढ़ाया है, क्या होमवर्क दिया है, एक बार उससे गो थ्रू जरूर हो, ताकि आप मतलब मेंटेन रहें, आपको पता रहे कि अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है। क्योंकि अगर आप बहुत कुछ मतलब खो देंगे वैसे तो फिर वो बहुत ऐसा लगने लग जाता है कि अभी मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, इतना सब कुछ हो रहा है। और हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ थोड़ा सा मेरे को फ़ायदा हो गया क्योंकि उसी टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन की क्लासेस बची थी, ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका था, तो वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई बैकलॉग वाली। ओके, और सिली मिस्टेक्स की बात करें? सिली मिस्टेक्स तो जैसे आप देखें कि आप किस चीज़ में बार बार सेम काइंड की मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादा होता है कि अपन एक ही एक टाइप की चीज़ ज़्यादा करते हैं, मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि क्वेश्चन ऐसा पढ़ते हैं तो अपने को लगता है कि ये तो मेरा देखा हुआ टाइप का ऐसा क्वेश्चन है और अपन उसको पूरा नहीं पढ़ते, तो कई बार उस चक्करों में गलत हो जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा काफ़ी होता था कि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता था, और कई बार पेपर में ऐसे काफ़ी 1-2 सवाल नहीं हुए तो भी पैनिक हो जाते हैं कि अभी सवाल हो नहीं रहे हैं, अभी क्या करें। तो उसके लिए कुछ नहीं, या तो आप मतलब 1 मिनट का थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, उसके बाद में फिर से चालू करें, या फिर सब्जेक्ट स्विच कर लें कि एक बार पहले ये अटैम्प्ट कर लेता हूँ उसके बाद उसको अटैम्प्ट कर लूँगा ऐसे। और अपनी मिस्टेक्स को मतलब आइडेंटिफाई करें, और मेन चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि जो मिस्टेक्स आप कर चुके हैं वो आप रिपीट ना करें। बिल्कुल। चाहे नई मिस्टेक्स आ जाए, लेकिन आपको फिर आपका वो हो जाएगा कि आपने ऑलमोस्ट सारी मिस्टेक्स कवर कर लेंगे आप, और आप मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे उससे। आप क्या करते थे, लाइक मतलब राइट डाउन करते थे? यस मैम, मैं लिखता था अपने नोटपैड में कि मैं आज ये इस पेपर में ये गलती हुई, इस पेपर में ये गलती हुई,
और जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स थी वो मैं फिर अगले पेपर से पहले पढ़ के जाता था ताकि मैं वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। 7th स्टैंडर्ड से आप एलन के साथ हैं और अब इतने टाइम से आप एलन से जुड़े हुए हैं, तो क्या चीज़ें आपने यहाँ पे आने के बाद नई सीखी है? और आपकी खुद की मेहनत है नो डाउट, लेकिन उसके साथ फैमिली का भी सपोर्ट रहा है। एलन फैकल्टीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, एलन सिस्टम की अगर हम जतिन बात करें, तो उन्होंने कैसे आपके सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एलन की फैकल्टीज़ का और पेरेंट्स का बिल्कुल काफ़ी सपोर्ट रहा है। जैसे उन्होंने ही मतलब सबसे पहले ये चालू करवाया था ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन मेरे को, और उन्हीं के कारण मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वो ओलंपियाड्स मैंने क्लियर किए हैं। उसके बाद में जैसे रही बात अभी 12th की, तो उस दौरान हमारे कुछ टीचर्स मतलब किसी कारण से कोचिंग छोड़ के चले गए थे। तो फिर हमारे जो सेंटर हेड हैं, हमारे जो एक के सर हैं, उन्होंने कोटा से सब मतलब कोटा में ये बात बताई, और फिर मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही नई फैकल्टीज़ आ गई थी कोटा से। तो इस चीज़ में काफ़ी मदद रही, मतलब कि आपको जब फैकल्टीज़ चली जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन काफ़ी सपोर्ट रहा। क्योंकि आप कनेक्ट हो जाते हो ना, आप एक टाइम से किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो, फिर अगर अचानक से वो क्लास में ना आए, नए टीचर को टाइम भी लगता है, लेकिन कह सकते हैं कि अनिल सर ने आपकी काफ़ी हेल्प करी और तुरंत जो है वो बेस्ट फैकल्टीज़ आपको प्रोवाइड कराई, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। अच्छा, उस दरमियान कह सकते हैं कि बहुत सारे डाउट्स भी आए होंगे जब स्टडी की होगी, तो ऐसा है कि एलन के डाउट काउंटर्स तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी पर्सनली भी व्हेनेवर यू वांट आप कॉल कर सकते हैं अपने फैकल्टी? यस मैम, बिल्कुल। जैसे मतलब ऐसा होता था कि डाउट काउंटर पे तो मैं जाता ही था, लेकिन कभी मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता था तो मैं सर से कॉल कर लेता था। सर बोलते थे कि इस टाइम आ जाना, तो उस टाइम जाके मैं अपने जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेता था ऐसा। जतिन, स्टडी हर कोई करता है, लेकिन इफ़ेक्टिव स्टडी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी रही? क्या कहते हैं ना कि वो सक्सेस मंत्र क्या रहा आपका? इफेक्टिव स्टडी के लिए तो मतलब यही है कि आप जैसे 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में एक ब्रेक जरूर लें, क्योंकि बहुत देर पढ़ते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपन बस पढ़ रहे हैं लेकिन माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा है, बस पढ़े जा रहे हैं। थ्योरी जैसे है, थ्योरी पढ़ते हैं तो आप कोई एक चैप्टर कंप्लीट करके थोड़ा ब्रेक ज़रूर लें, ताकि अगला चैप्टर आप एकदम नए तरीके से चालू कर पाएँ, और इस टाइप से। आपको क्या लगता है पढ़ना ही ज़रूरी है? क्योंकि बहुत बार ना स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो वो आपके साथ आया है, आपने फेस किया है ऐसी बात कि वाकई सिर्फ पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, रटना ज़रूरी नहीं है, आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है? यस मैम, ये बिल्कुल सही बात है कि इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप जब भी अपने मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो आप इसी हिसाब से जाएं कि आपका मेन पेपर ही है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और रही बात क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो कई बार होता है कि अपन क्वेश्चन देख के बस उसको सॉल्व करने लग जाते हैं, तो उसकी जगह आप चाहे उसको 1 मिनट एक्स्ट्रा दें, आप उस पर सोचें कि क्या मैं इसको क्या छोटे तरीके से कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। तो आप लेंदी मेथड्स को उस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छा सॉल्यूशन आप मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। जतिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया मैंने अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद सेल्फ स्टडी कर लिया, और अगर कोई डाउट है तो डाउट काउंटर पे जाके या फैकल्टी से फ़ोन पे बात करके मैंने क्लियर कर लिया है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, मॉक टेस्ट को लेके बहुत वो रहते हैं कन्फ्यूज्ड कि मॉक टेस्ट दे या ना दे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कर ही रहे हैं हम। तो आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है? हाँ, मॉक टेस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि और लोग भी आपसे कोई आगे है, तो वो भी ऑलरेडी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो आप फिर ऐसा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या एक्स्ट्रा कर रहा है, क्योंकि मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, नोट्स वगैरह। तो बिल्कुल मॉक टेस्ट ज़रूरी है, उससे आप अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी करते हैं मतलब। बिल्कुल। और एलन की ओर से जेईई एडवांस से पहले ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो कंडक्ट कराया गया था, वो कितना हेल्पफुल रहा? हाँ, उसमें मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो पेपर दिया था, और उसमें जो रैंक आई उससे आपको मतलब अंदाज़ा लगता है कि आप अभी जो है अभी के हिसाब से किस लेवल पे आप हैं, क्या आप मतलब वही कि किस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, इस टाइप से। मॉक टेस्ट देने के बाद में घबराहट कम होती है? बहुत सारे मॉक टेस्ट, क्योंकि एलन में मैंने सुना है कि इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा बताते हैं कि जब हम मेन एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो किया हुआ है, जैसे मॉक टेस्ट था पहले जितने भी टेस्ट दिए हैं सेम वैसा ही है, तो काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ मैम, काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं कि सारी क्वेश्चंस की वैरायटी कवर हो जाती है। अरे वाह। फिर ये रहता है कि आप कितने बेटर तरीके से अपनी चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं, कितनी बेटर तरीके से आप उनको मेन पेपर टाइम में कर पाते हैं।
और इतने मॉक टेस्ट के बाद मतलब मेन पेपर भी जब आप देने जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आज मेन पेपर है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि ये है, तो मतलब वही आदत सी हो जाती है टेस्ट की। जितिन, पढ़ते पढ़ते कभी आप ऐसे बोर हुए हो कि आपको लगा हो कि मुझे फ़ोन यूज़ कर लेना चाहिए, थोड़ी रील देख लेनी चाहिए या थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ कभी हुआ है ऐसा? वैसे सोशल मीडिया तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा मतलब बहुत कम की तो हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ी देर यूट्यूब पे कुछ देख लेता हूँ इस टाइप से। लेकिन ये मुश्किल है, ऐसे कहते हैं ना कि इतनी दूरी बनाना मोबाइल से, तो कैसे आपने मैनेज किया? मैंने जैसे कि मैं खुद मोबाइल नहीं रखता, क्योंकि मैं जैसे कैंप्स वगैरह में कभी गया था तो मोबाइल लेके गया था, तो फिर वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, मतलब आपको फिर वो सारे दिन ये रहता है कि अभी किसका मैसेज आया, अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप अभी क्या चल रहा है न्यूज़ में, क्या चल रहा है क्रिकेट में, क्या चल रहा है, ये सब टाइप की चीज़ें। तो उससे मेरे ख्याल से अभी प्रिपरेशन के दौरान तो बचने के लिए बेटर यही है कि आप मोबाइल ना रखें पास में, न्यूज़पेपर पढ़ लें आप। हाँ न्यूज़पेपर फिर भी ठीक है कि सुबह थोड़ा पढ़ लिया। मोबाइल वगैरह जो है इनसे दूर रहें। यस मैम। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जो आपको ऐसा लगता हो कि इसमें तो मैं 100% बेस्ट करने वाला हूँ, और क्यों पसंद है आपको? फिज़िक्स मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है। फिज़िक्स में मतलब हमारे जो टीचर हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका था, उनका जो क्वेश्चन जो वो देते थे जिस टाइप के, उसको आप जब कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट तो मेरा काफ़ी अच्छा हो गया है, इसमें मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरी नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैं जितने से ज़्यादा कर सकता हूँ उसी से हेल्प होगी। अच्छा, कोई एक लाइन या कोई एक मोटिवेशन ऐसा जो आपको हमेशा आपके दिमाग में रहता था जब भी आप स्टडी करते थे, हमेशा आपको लगता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो बात जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं बेस्ट करूँगा? मतलब मोटिवेशन तो मेनली पेरेंट्स से ही आता है। वो आप जब अपने पेरेंट्स को देखते हो कि वो आपके ऊपर आस लगाए बैठे हैं, आपके साथ हमेशा अपना जो है बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल उनके लिए कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। तो यही मोटिवेशन रहा, और मतलब कि इतने सालों से मैं अभी जैसे 7 से ही था एलन में, तो इतने सालों की मेहनत को भी कहीं ना कहीं मुझे मतलब इम्प्लाई करना था कि मैं इतनी मेहनत की है मैंने, तो मैं फाइनली कुछ अच्छा करूं। तो इस चीज़ का मोटिवेशन रहा कि अभी थोड़े दिन और हैं, अभी एडवांस हो जाएगा, उसके बाद फ्री हूँ ऐसा। तो जतिन, कह सकते हैं कि बीएसएफ में आपके फादर, तो वो देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आप देश की तरक्की में। यस मैम। कि आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो बिल्कुल आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स लोग अगर मिलेंगे इंडिया को, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि देश और भी तरक्की करेगा। अच्छा, एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, स्पेशली एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत घबराहट में जो रिवाइज़ करना होता है वो नहीं करते, या जो उन्हें लगता है कि मुझे पहले से बहुत अच्छे से आता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है इसमें से ही क्वेश्चन वगैरह आएंगे। तो आपसे जानना चाहूँगी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ते थे, या रिवीजन टिप्स क्या हैं आपके? मतलब मैं जैसे मेरी डायरी में नोट कर लेता था कि मुझे आज ये पढ़ना है, मैं डे वाइज डिसाइड कर लेता था कि मुझे आज ये पढ़ना है और ये मुझे अपने नोट्स से पढ़ना है, ये मुझे इसमें एनसीईआरटी भी चेकआउट करनी है, इस टाइप से मैं कर लेता था। उसके बाद में जैसा जे एडवांस का सिलेबस भी पास में रखता था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं टॉपिक वाइज, कौन सी चीज़ें मुझे कवर करनी है, तो वो मैं डे वाइज डिसाइड करता था, डे वाइज डिवाइड कर लेता था कि आज मुझे ये करना ही है और ये यहाँ से करना है, नोट से करना है, एनसीईआरटी से करना है, इस टाइप से। ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यस मैम। ओके, एग्ज़ाम डे की बात करते हैं। हाँ। तो पहले तो 2 सालों की मेहनत, या कह सकते हैं 7th स्टैंडर्ड से ही सोच लिया था, तो तब से लेके अब तक की मेहनत, तो कितनी धक धक हो रही थी, कितना नर्वस थे, और क्या मोमेंट था स्टार्टिंग से? कितने बजे उठे, रात को नींद आई या नहीं आई? रात को नींद आ गई थी, बीच बीच में थोड़ी खुल रही थी, लेकिन आ गई थी क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर आया था, मतलब होम टाउन से, तो जैसे जोधपुर सेंटर आया था, तो वहाँ पे फिर थोड़ा, घर पे तो फिर भी नींद आ जाती है, लेकिन होटल में थोड़ा वही कि बीच बीच में नींद खुल रही थी। और सुबह उठा, फिर सुबह उठ के उतना नर्वस नहीं था, मतलब वही आपको बताया कि मॉक टेस्ट इतने हो जाते हैं कि वो आदत से हो जाती है। उसके बाद में मैं सेंटर पे गया, उधर फिर एंट्री ली और फिर मैं उधर, मतलब ठीक था। पेपर 1 जब हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये पेपर 1 तो अच्छा हो गया है। पेपर 2 जब मैं देख के आया तो पेपर 2 में मेरे कुछ सवाल रह गए थे, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था बीच में, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस पे टाइम ज़्यादा लगा दिया था, जिस कारण से तो पेपर 2 के बाद मुझे ऐसा लगा कि पेपर 2 में तो काफ़ी कम स्कोर रहेगा, लेकिन ठीक है, ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। Okay.
एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, कैसा था वो 1 घंटे का टाइम जो मिलता है वहाँ पे, तो उस दरमियान क्या मतलब आपस में बात करते हैं या सब शांत बैठे होते हैं, या फिर ये लगता है कि पता नहीं क्या ही आएगा पेपर में? हाँ, मतलब कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में, लेकिन मैं वैसे भी उस जगह के लिए नया था, तो मैं अकेला ही बैठा था और अपना ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, क्या किस हिसाब से मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मैं पहले किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करूँगा, या फिर जिस टाइप से कि पेपर जिस हिसाब का आएगा उस हिसाब से मैं अपने आप को कैसे स्विच करूँगा और ये सब। और थोड़ा मतलब ऐसा हेड डाउन करके थोड़ा रेस्ट कर लिया कि अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, उसके बाद में। तो कैसे सॉल्व किया है? लाइक मतलब यू सेड कि फिजिक्स वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो ऐसा था कि मुझे वही करना है सबसे पहले, या तसल्ली से? नहीं, मतलब फिजिक्स फेवरेट है, लेकिन मैं सबसे पहले नहीं करता। सबसे पहले मैंने जैसे केमिस्ट्री चालू की थी, उसके बाद में मैंने फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स, तो इस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप आइकन बन गए हैं, एवरीवन वांट्स लाइक यू, कि जैसा जतिन ने किया है हमें भी वैसा ही कुछ करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, या फिर कहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें? टाइम वेस्ट, एक तो फ़ोन का जो टाइम वेस्ट है वही सबसे ज़्यादा होता है बच्चों का, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। और जैसा ऐसा टॉपिक्स का है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे टॉपिक्स मतलब आपको कवर करने ही है, चाहे आप बेसिक्स कवर कर लीजिए सभी के, लेकिन सारे टॉपिक कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि जेईई एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। और आपको नोट्स प्रॉपर अपने रिवाइज होने चाहिए, आपको जो होमवर्क असाइन किया जाता है वो आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, अपना स्टडी मटेरियल जो भी एलन प्रोवाइड करता है वो आप प्रॉपर करें, सॉल्व करें, और जो अपने टेस्ट हैं वो बिल्कुल सारे टेस्ट देने की कोशिश करें। बचे नहीं कि आज टेस्ट है तो क्लास में नहीं जाना, ऐसा नहीं करना। हाँ। ओके, एलन को कैसे याद रखोगे? अब तो आप चले जाओगे, अब तो आपके ड्रीम कॉलेज आपको मिल गया है, तो एलन को अपने जहन में कैसे याद रखोगे? एलन तो हमेशा याद ही रहेगा, क्योंकि जो भी मैं बना हूँ, जो भी मेरे रैंक आई है, वो सब कुछ एलन की वजह से ही है, तो ऑफ कोर्स एलन को तो मैं नहीं भूल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका और कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं? IIT बॉम्बे CS। ओके, अच्छा, CS का जैसे आपने बताया, क्यों आपने CS चूज़ किया, और लॉन्ग टर्म ड्रीम की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका? मतलब मुझे हमेशा से ये था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही मतलब कुछ करना है, उधर ही कुछ अपना स्टार्टअप टाइप में कुछ करने की सोच सकता हूँ, और यही सब मैं सोचता था, इसी वजह से मैंने IIT बॉम्बे CS को चुना। ओके, तो अब आपका रिजल्ट आ गया है, आपने टॉप किया है, झुंझुनू में कह सकते हैं आसपास के पूरे एरिया में खुशी का माहौल होगा कि हमारे यहाँ से कोई लड़का जो है वो IITian बना है, तो उन सभी को क्या कहना चाहोगे जो बहुत ही ऐसे वेल विशर हैं आपके लिए? मतलब कि यही कि आप लोगों का ही आशीर्वाद रहा जिस वजह से मैं इतना अच्छे से परफॉर्म कर पाया, और ये सब कि उनको थैंक यू सबको कहना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से सब हो पाया है। उनका भी सपोर्ट रहा हमेशा। और स्पेशली टीचर्स को? हाँ, टीचर्स को बिल्कुल, टीचर्स ही मतलब आपको सब कुछ सिखाते हैं, तो जब आपको कुछ आएगा ही नहीं तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो वही हैं जो कि आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, आप बस उसको कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं उस चीज़ पे होता है। 7th स्टैंडर्ड से अब तक की बात करें तो जब 7th क्लास में कह सकते हैं कि बहुत यंग लड़का था जतिन, तब के कंपैरिजन में अब की अगर बात करें तो कितनी मैच्योरिटी आई है, या एलन में आने के बाद क्या चेंजेस आपको खुद में दिखाई देते हैं कि 7 साल पहले 7th स्टैंडर्ड में मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ? मतलब उस टाइम में थोड़ा ऐसा कि दोस्तों के साथ थोड़ा ज़्यादा वो खेलना कूदना और ऐसा थोड़ा पीछे बैठना क्लास में, इस टाइप से। फिर धीरे धीरे मुझे चीज़ों को पता चला, धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट और बढ़ा, तो तब बस ये चेंजेस आए हैं कि फिर पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लग गया, फिर मतलब पढ़ाई करते चले गए फिर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट है, वैसे मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन किया, लेकिन कोई एक बात जो आप उन्हें कहना चाहेंगे जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, सब करते हैं, टॉप करना बहुत बड़ी बात है, लाखों स्टूडेंट्स में से अपने सपने पूरे करना बहुत बड़ी बात है, तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, यही कि मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो है नोट्स और अपना होमवर्क। अगर आप वो सिंसियरली अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल फिर आप जो कुछ चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो कहीं ने एक दिन भी मिस करते हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लॉस आपको होता है। तो आप अपनी सारी चीज़ें कवर करते हुए चलें, आप कोई भी बैकलॉग्स ना रखें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप मतलब रैंक ला सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। और डाउट्स अगर हैं तो वो उसी दिन पूछें।
हाँ डाउट्स मतलब लोग- हमेशा क्लियर रहने चाहिए हर टाइम, कोई भी ऐसा नहीं कि डाउट पड़ा है पेंडिंग में मैं कल कर लूँगा, टीचर से परसों पूछ लूँगा ऐसा। चलो जतिन, कह सकते हैं कि पढ़ाई की हमने सारी बातें कर लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। लाइक कि सबसे पहले तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है करना पूरे दिन में? अभी तक तो मतलब पढ़ाई करता था सारे दिन। पढ़ाई के अलावा मुझे पता था आप यही कहोगे कि पढ़ाई तो मस्ट है, देखो पढ़ाई की है तभी आप यहाँ पे हैं, तो अब बहुत पढ़ाई उसके करिए। अब अलावा जैसा घर पे बात कर ली थोड़ा, ठीक है। उससे भी मूड काफ़ी अच्छा, फादर से क्या बात होती थी आपकी, क्योंकि वो तो हमेशा आपके साथ नहीं रहते होंगे, हाँ हाँ। तो उनसे जब भी आपकी फ़ोन पे बात होती थी वो आपको क्या गाइड करते थे, क्या कहते थे वो आपको? पापा हमेशा से ही मतलब यही कहते थे कि जो भी करेगा अच्छा करेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, अपना जो होगा वो अच्छा ही होगा, तो बस लगा रहे अपनी मेहनत करता रहे और सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। खाने में क्या पसंद है आपको, क्योंकि आप हॉस्टल में तो रहते नहीं थे, मम्मी के साथ ही रहते थे, तो यू आर वेरी लक्की कि मम्मी के साथ रह के इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं आप। तो क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में मुझे थोड़ा मसाला डोसा और इडली और पाव भाजी ये थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ओके। मूवीज़ की अगर बात करें तो रिसेंटली आपने कोई मूवी देखी हो, या आपको ऐसा हो कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पेपर कंप्लीट हो जाएं, मैं अच्छी रैंक ले आऊँ, उसके बाद में मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो सब मुझे करना है, तो ऐसी कोई लिस्ट है? नहीं ऐसी कोई लिस्ट नहीं है मतलब, लेकिन मैंने लास्ट में धुरंधर देखी थी अभी थोड़े दिन सेकंड पेपर वन, के बाद फर्स्ट में। वन? फर्स्ट वन कैसी लगी? अच्छी थी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की है, तो कहते हैं ना फैंटेसी होती है कि ठीक है एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं, बहुत पढ़ाई कर लिया, फाइनली जो भी हमारे सपनों का कॉलेज था वो हमें मिल गया है, वहाँ जाने के बाद में बहुत सारी मौज मस्ती करने वाले हैं, तो उसको लेके कोई लिस्ट है या उसको भी नहीं? कि एक होता है ना हमेशा जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ हमें बहुत अट्रैक्ट करती है कि कॉलेज में अगर मैं जाऊँगा और मेरा कॉलेज मिलेगा जो मेरा सपना है, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं ये सब करने वाला हूँ, ऐसा कुछ? हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई एकदम से पूरी छोड़ देनी है, ऑफ कोर्स कॉलेज में भी आपको पढ़ने की ज़रूरी होती है, और लेकिन कॉलेज में जाके थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ूँ, जैसा बैडमिंटन, फुटबॉल, ये अगर मैं खेल सकूँ तो बिल्कुल मैं उसके लिए ट्राई करूँ। और गेम तो आपने बताया कि जो आपको पसंद है। हाँ ओके, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए जतिन और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर करी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अपना मुकाम हासिल करें। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आपकी बातों को ध्यान से सुना होगा और वो अपने जीवन में इन तमाम बातों को एडमायर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। उम्मीद करते हैं जतिन ने जो भी बातें हमारे साथ शेयर करी हैं आप सभी बातों पर अमल करेंगे, और अगर आप भी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से दिन रात एक करके मेहनत करें, और उसके बाद एक दिन आपको भी जतिन की तरह अपना मन पसंदीदा कॉलेज पाने का मौका मिलेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।